सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। सो दो टाइप के डिजीज़ेस होते हैं, एक होता है कॉन्जेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज़। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द डिजीज़ेस ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ देयर अकरेंस. Congenital diseases are the inborn diseases, or you can say which occur from the birth and they are inherited from the parents. जो parents से inherit हो ऐसे diseases उनको हम congenital diseases बोलते हैं. Acquired वाले जो होते हैं they occur only after the birth, so they are non-heritable. So acquired वाले क्या होते हैं? Non-heritable होते हैं. So if we talk about the congenital, यानी कि जो इनबॉर्न होते हैं, बचपन से होते हैं एंड हमारे पेरेंट्स से वो इनहेरिटेड होते हैं. सो जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे के सारे क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे कि हमने वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में देखा था. हीमोफीलिया क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है. जैसे कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पे कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है. एंड इसका ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, यानी कि जो फादर है, फादर से तो फादर को अगर डिज़ीज़ है तो उससे डॉटर में जा सकती है और मदर से सन में जा सकती है. तो ये क्रिस क्रॉस चलता है. सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो सिकल सेल हो जाता है. मतलब वैसे तो स्फेरिकल है लेकिन वो सिकल शेप का हो जाता है. और जिस भी बंदे को हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, अगर उसको छोटा सा भी कट लग जाएगा तो उसके अंदर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होएगी. अब जो एक्वायर्ड डिजीज़ेज़ हैं, यानी कि जो आफ्टर बर्थ होते हैं और नॉन हेरिटेबल है, पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है इनका. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेड उनको हम दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या है? सो इफ़ वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है कि सपोज़ ये पर्सन 1 है जो कि इन्फेक्टेड है और ये पर्सन नंबर 2 है जो कि हेल्दी पर्सन है. अब पर्सन नंबर 1 को जो डिज़ीज़ है वो पर्सन नंबर 2 को हो सकती है. मीन्स इट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन एंड आर कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जो पर्सन 1 जो इन्फेक्टेड बंदा है उससे पर्सन 2 में ये ट्रांसमिट हो सकती है. नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि वो स्प्रेड नहीं होएगी फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द अदर पर्सन. सो कम्युनिकेबल डिजीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव एजेंट हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं. बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि जो बैक्टीरिया से होती है, बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती है बैक्टीरिया से, जैसे टाइफॉइड है, कॉलरा है, टीबी है, निमोनिया है, डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सारी की सारी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं. जैसे कि अगर हम बात करें टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी से कॉज होता है एंड ये कॉन्टैमिनेटेड फूड या कॉन्टैमिनेटेड वाटर के इनटेक से होता है. सो इस फीवर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है, हाई फीवर होता है और कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है. सो टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया की वजह से होती है. तो अगर किसी भी बंदे को टीबी की बीमारी है तो उससे वो क्या होता है, जो अगर वो खांसेगा या स्नीज़ करेगा तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चली जाएंगी और अगर एक हेल्दी पर्सन उसको इनहेल कर लेता है तो उसको भी ये डिज़ीज़ हो जाएगी. यानी कि ये क्या है? एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. देन हमारे पास वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स या फिर जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड
वो भी क्या होता है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़ जो कि राइनोवायरसेस की वजह से होता है। एंड जब भी हमें ज़ुकाम होता है तो उसको 3 से 7 दिन तो लग ही जाते हैं जाने में। कफ़ होता है, हेडेक होता है, बहुत थके थके से महसूस करते हैं, गले में थोड़ी खराश सी होती है। सो एंड कॉमन जो हमारा कोल्ड होता है उसको 3 से 7 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। एंड ये फैलता कैसे है? किसी भी बंदे को अगर कॉमन कोल्ड है एंड अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी वो हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड बंदे ने डोर नॉब को टच किया एंड आपने फिर उसको टच कर दिया, तो फिर आपने फिर अपने फेस को टच करा तो उससे आपको फैल सकता है। यानी कि अगर आप शेयर्ड सर्फेसिस को टच करते हैं, या जैसे बुक है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके साइड वाले पार्टनर को क्या है, कॉमन कोल्ड है, एंड आप दोनों एक ही बुक से पढ़ रहे हैं, वो भी उसी बुक को टच कर रहे हैं एंड आप भी उसी बुक को फिर टच कर दे रहे हैं। Touch spreads 80% of the cold. Rhinoviruses causes about 10 to 40% of the cold. Adults usually get 2 to 4 times cold per year. Children suffer from cold an average of 6 to 8 colds per year. Each year in USA 62 million people are affected with cold. फिर आपके पास आता है हेलमिंथिक डिजीज़ेस, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जो है इट इज़ कॉज्ड बाय एन इंटेस्टिनल एंडोपेरासाइट, जिसको कि हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, इसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं। एक और डिज़ीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द फिलेरियल वर्म्स। फिर आपके प्रोटोजोन से जो डिज़ीज़ होते हैं, जैसे मलेरिया है, कालाजार है। फंगल डिजीज़ेस जो फंगस की वजह से होते हैं, जैसे रिंग वर्म इज़ कॉज्ड बाय द फंगी लाइक द ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। रिंग वर्म में आपको ड्राई स्केली लेजन्स दिखाई देंगे ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, नेल्स, स्कैल्प के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा खुजली भी होती है, इंटेंस ईचिंग यहाँ पर होती है। ये इन्फेक्शन कैसे होता है? अगर आप इन्फेक्टेड बंदे के कांटेक्ट में आते हो, जैसे उसके टॉवल्स यूज़ कर लेते हो, कपड़े यूज़ कर लेते हो, उसका कॉम यूज़ कर लेते हो इन्फेक्टेड पर्सन का, तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि वो स्प्रेड नहीं होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेज़ हम उनको डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज़ के अंदर। सबसे पहले डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। डेफिशिएंसी यानी कि किसी चीज़ की कमी हो जाना। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो उससे जो डिज़ीज़ हो रही है दैट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे गोइटर है, गोइटर जो है दैट इज़ ड्यू टू द आयोडीन डिफिशिएंसी। गोइटर के अंदर क्या होता है कि एबनॉर्मली आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ जो होती है दैट इज़ ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। नेक्स्ट आर द डिजेनरेटिव डिजीजेस विच आर ड्यू टू द degeneration of the vital organs of the body like heart attack, epilepsy. एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो दैट इज़ एपिलेप्सी। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जहाँ पे कि ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या तो बंदा बेहोश हो जाता है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स, एकदम से कांपने लग जाएगा, टेम्परेरी कन्फ्यूजन, देन टंग बाइट, खुद की जीभ काटने लग जाएगा, टेम्परेरी कन्फ्यूजन, मसल स्टिफनेस, लॉस ऑफ बाउल कंट्रोल। Next is the allergic reactions, allergic disorders or the diseases. Due to the hypersensitivity to some foreign agents, for example asthma. एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है हमारे इम्यून सिस्टम की टू सर्टेन एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन द
environment. एंड ये जो एजेंट्स होते हैं इनको हम एलर्जेंस बोलते हैं. सो किसी किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है. सो इस बीमारी में क्या होता है कि अस्थमा के अंदर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. सो अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल लंग डिजीज़ है, यानी कि फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. नेक्स्ट है कैंसर. कैंसर जो होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर proliferation ऑफ द सेल्स विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन. सो अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है या फिर proliferation ऑफ सेल्स हो जाती है विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं. एंड ट्यूमर्स क्या होता है, व्हाट आर द ट्यूमर्स. ट्यूमर्स का मतलब जो कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स जो होते हैं उनकी रिपीटेड डिवीजन्स जब होती है, वो क्या करते हैं, रिपीटेड डिवीजन जब करते हैं, सो उससे एक लार्ज मास ऑफ सेल्स बन जाता है. ऐसा सेल्स का एक गुच्छा सा बन जाता है जिसको कि हम ट्यूमर बोलते हैं. अगर नॉर्मल सेल और कैंसर सेल्स के बीच में डिफरेंस देखें तो जो नॉर्मल सेल होता है वो स्मॉल होता है, यूनिफॉर्मली शेप्ड न्यूक्लियाई होता है, रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होती है. लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं दे आर लार्ज वेरिएबल शेप न्यूक्लियाई इनका होता है एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होती है. जो नॉर्मल सेल्स होते हैं देयर कॉन्फॉर्मिटी इन द सेल साइज एंड शेप सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द डिस्क्रीट टिश्यूज़. तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न में वो अरेंज्ड हैं, एक जैसे साइज़ के, एक जैसी शेप के हैं. लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है, शेप होता है, वो वेरिएबल होता है एंड उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स ढंग से. जो नॉर्मल सेल्स हैं दे मे पोजेस द डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल सरफेस मार्कर्स यहाँ पर होती है. लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं they have loss of normal specialized features and they have elevated expression of certain cell markers. Normal cells में there is lower level of dividing cells और जो cell tissues clearly demarcated. लेकिन जो cancerous cells होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से divide करते हैं and they poorly define tumor boundaries. So repeated division of cancerous cells will form a large mass of cells जिसको कि हम tumors बोलते हैं. So that's all for today. Thank you and have a good day.